जलते हुए घूरे के बीच में खड़ा हो जाना, दोनों पैर को बार-बार जला लेना, हाथ को जला लेना, इस वजह से मेरे हाथ खराब हो गए। पापा की बॉडी को जब छू रहे थे ना तो उस समय हमको ऐसा फ़ील हो रहा था कि उनके शरीर के अंदर जान है, मेबी शायद कुछ किया जाए तो वो बच जाएँगे। लेकिन और दोस्त लोग कहीं हीन भावना से तो नहीं देख रहा है कि नीचे ही सब कुछ रहता है बोल के घृणा की वजह से नहीं आते। कभी खाने को नहीं मिलता था और भूखे सो जाते थे हम लोग। लेकिन आज नमस्ते, मैं नैना कुमारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, जिसको कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं और मैं एज़ असिस्टेंट डॉक्टर के तौर पे बिहार के वैशाली ज़िले के एक छोटे से ब्लॉक सहदेई ब्लॉक में पोस्टेड हूँ। बहुत सारे उतार-चढ़ाव आए इस पोजीशन पे आने में। मेरे जन्म के बाद कुछ ऐसा हुआ बार-बार जिसकी वजह से कि मेरा हाथ खराब हो गया। एक्चुअल में खराब होने का कारण ये था कि मुझे सेंसेशन नहीं पता चलता था। अगर कुछ काट लिया तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या काटा, नहीं काटा। उसके कारण मैं क्या करती थी कि बार-बार आग को जाकर पकड़ लेना, हाथ को जला लेना और या फिर थोड़े बड़े होने के बाद ऐसा होता था, जैसे मेरे ग्रुप के जो भी बच्चे होते थे ना, तो वो लोग कॉम्पिटिशन करते थे कि कोई ऐसा काम को एक सामने अगर रख दिया, बोला कि किसके अंदर इतना हिम्मत है कि इस आग को छू ले या फिर कुएँ के बीच से निकल जाए, तो उसमें सबसे पहला रोल मेरा होता था। जलते हुए घूरे के बीच में खड़ा हो जाना, दोनों पैर को बार-बार जला लेना, हाथ को जला लेना, इस वजह से मेरे हाथ खराब हो गए। खराब होने के साथ-साथ जब काफ़ी समय तक मैं नानी घर में ही पली-बड़ी, लेकिन वहाँ का जो कम्युनिटी थे, कुछ लोग जो ओल्ड एज लोग थे, वो लोग या तो सिम्पैथी के वजह से वो लोग मुझको बेचारी के रूप में देखने लगे। उनको ये लगता था कि बेचारी का हाथ जला हुआ है, कौन शादी करेगा, पता नहीं फ्यूचर में कैसे मतलब कुछ कर पाएगी, पढ़ेगी या फिर ऐसे ही रह जाएगी, किसी के घर में ऐसे ही ब्याह दिया जाएगा। इस टाइप का उन लोगों का सोच था और मेरे साथ की जो भी मेरी फ्रेंड लोग थी, उन लोगों का क्लास 10, क्लास 8 में ही शादी हो गई और वो लोग कहीं न कहीं अपने आप को भाग्यशाली समझती थी कि हम लोगों को तो अच्छा घर मिल गया और मेरी जो माँ थी, वो एक प्रोफ़ेशन से ट्यूटर थी और प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ाया करती थी, उस समय। फिर धीरे-धीरे समय बदला, पढ़ाई तो मुझे पसंद थी नहीं, मैट्रिक में मैं फ़ेल हो गई। फिर से मैंने मैट्रिक दिया दोबारा। हालाँकि मेरी माँ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। मैट्रिक देने के बाद मेरे फ़ादर का डेथ हो गया। माँ फिर से एक बार पीछे की तरफ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा माँ का कंडीशन ख़राब हुआ। पापा का डेथ हुआ, वहाँ पे हम लोगों के साथ कोई भी सपोर्ट में नहीं था। ना कोई अपना था जो कि डेड बॉडी को लेकर पटना तक आ सके और वहाँ से पटना का करीब अगर आवरली देखा जाए तो 1 आवर का डिस्टेंस उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा और ऐसा था कि हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं थे कि पापा को कैसे वहाँ से लाएँगे और जब पापा की बॉडी को जब छू रहे थे ना तो उस समय हमको ऐसा फ़ील हो रहा था कि उनके शरीर के अंदर जान है, मेबी शायद कुछ किया जाए तो वो बच जाएँगे। लेकिन हम लोग नहीं बचा पाए उनको और वहाँ से फिर पापा को हम लोग कैरी करके लेके आए और उस समय मेरे नानी घर का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब मैं अपनी मामी जी को कॉल की तो मामी बोली कि तुम लोग टेंशन मत लो, मामा जी यहाँ से जा रहे हैं, तुम लोग कैसे भी करके अगर पैसे नहीं हैं, तो बस पापा को लेके आ जाओ। जब इतना सुन के ही मतलब एक अंदर से बहुत ताकत जैसा फ़ील हुआ, लेकिन उस समय भी कुछ पारिवारिक माहौल ऐसा था, ख़ैर पापा की बॉडी को लेकर गए, संस्कार हुआ, उसके बाद नानी के यहाँ हम लोग का रहना-सहना। फिर माँ एक बहुत बड़ा डिसीज़न ली हम लोगों की लाइफ़ के लिए, उस रूरल एरिया से जो माँ का रेंटेड होम था, वो खाली करके माँ पटना शिफ्ट हो गए। हाथ मेरा जला हुआ था, तो मैं गई। मुझे ऐसा लगा एक बार कि शायद मैं विकलांग सर्टिफ़िकेट अगर बनवा लूँगी, तो शायद मुझे जॉब मिल जाएगा। मुझे ये नहीं पता है कि जॉब कैसे मिलेगा। विकलांग सर्टिफ़िकेट बनवाने के लिए गई, वहाँ सर्जन ये बोले कि बाबू तुम तो विकलांग हो ही नहीं। किसने कहा कि तुम्हारा विकलांग सर्टिफ़िकेट नहीं बनेगा? तुमको अगर तुमको चाहिए तुम्हारा हाथ अगर मतलब औरों के जैसा सुंदर दिखाना है तो सर्जरी करवा लो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा स्कीम है, हम लोग करवा देते हैं। और अगर नहीं चाहते हो तो फिर अगर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी काम करने में तो फिर क्यों करवाओगे?
उस दिन एक अंदर से अलग सा कॉन्फिडेंट हुआ कि लगा कि जो सब कहते थे वो गलत है और ये सही है। अगर किसी लेवल पे मैं पहुँच जाऊँ, तो मेरा हाथ और मेरा रूप रंग मायने नहीं रखेगा। माँ और भाई ने एक डिसीज़न लिया और मुझे मेडिकल में एडमिशन दिलवा के वो लोग भेज दिए। वहाँ जाने के बाद मुझे तो पता था कि मैं पढ़ने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं जिस कॉलेज में एडमिशन ली थी, सारा बुक मेरा जो लेवल था, वो बहुत हाई था। स्टडी का जितने भी बुक थे सारे इंग्लिश में थे और मुझे इंग्लिश पढ़ना एक्चुअल में नहीं आता था, बहुत कम। और वहाँ जाने के बाद माँ बहुत दुःख से पैसा जमा करके लोन लेके पढ़ने के लिए भेजी थी और वहाँ से रिटर्न होने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। इवन हमको ये नहीं पता कि अभी हम एज़ असिस्टेंट डॉक्टर है, लेकिन उस समय सेल नहीं पता था कि सेल क्या होता है। और मेरी एक फ्रेंड, उसके रूम में मैं अक्सर जाके रोया करती थी कि मेरा एज भागा जा रहा है, पापा नहीं है, मम्मी के साथ ये समस्या है और अगर मैं फेल होती चली गई तो 4 साल के बजाय मैं 8 साल में निकलूँगी, शायद मेरा कुछ ना हो। बहुत रोने के बावजूद फिर धीरे समय बीतता गया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, ऐसे जब फर्स्ट ईयर का एंड का समय आने लगा, टेस्ट था, क्लास टेस्ट, जिसमें कि हम सभी को 10 में 10 लाना था। लेकिन अ, मैंने 10 में 1 लाया, ओनली फॉर 1। मैम गुस्सा थी, मुझे पनिश्ड भी की थी, खड़ा करके डाँट भी रही थी। लेकिन मुझे अंदर से बहुत खुशी आ रहा था कि अगर मैं 1 लाई हूँ, तो अगर थोड़ा और मेहनत करूँगी तो 10 ज़रूर लाऊँगी। मेरी पढ़ाई फिर से स्टार्ट हुई। जब सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम के समय पढ़ने जाते थे, तो मुझे पता था मेरा कैपेसिटी क्या है। मैं एग्ज़ाम होने के ठीक 3 महीना पहले या डेढ़ महीना पहले पढ़ना शुरू करती थी। मेरी क्लासमेट थे, तो उनके जैसे रूम में आने के बाद रूममेट भी थे, वही लोग 5 कैंडिडेट थे हम लोग। तो हमारे रूम में क्या होता था, वो लोग सेम डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट से थे, तो मैं अकेले बिहार से थी, झारखंड में। वो लोग बात ज़्यादा करते थे, फ्रेंड थे, तो मुझे डिस्टर्ब होता था और मेरे अंदर ये है कि मुझे अगर पढ़ना है, कुछ चीज़ के बारे में जानना है, तो मुझे एक शांत माहौल चाहिए। उसके लिए मैं क्या करती थी, रात में जब मेस खत्म हो जाता था, 10-11 बजे सब खा के चले जाते थे, तो मैं चादर, पानी का बोतल, लाइट, बुक लेकर मैं मेस में जाकर अकेले, पूरा मेस खाली होता था और मैं अकेले बैठ के एकदम पागल के जैसा बुक खोल के गूगल करके उसको, और जिस वर्ड को मुझे समझ में नहीं आता था उसको हिंदी में करके हिंदी में समझती थी, फिर इंग्लिश में उसको लिखती थी। ऐसे करके मेरा फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक का जो मेरा ग्रेस है वो बढ़ता चला गया। इसी बीच में एक इंसिडेंस हुई कि मेरे एग्ज़ाम के समय ही, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, मतलब 3 महीने पहले, मेरा पैर ड्यूटी में, अपोलो में ड्यूटी करते समय मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। वो भी ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि मतलब नहीं लग रहा था कि वो जॉइंट होगा, उस तरह का। प्लास्टर हुआ और कॉलेज से बोला गया कि बाबू आप घर जाओ। जब आपका पैर ठीक हो जाएगा तब आपको आना है। घर अगर जाते भी तो मेरा जो फिज़िकल केयर था वो कौन करता? माँ तो रहती नहीं थी, ड्यूटी थी, और जो भी आपका जो फिज़िकल केयर है वो खुद से कैसे करेंगे? किसको बुलाएँगे? और भाई था, भाई से करवाते नहीं। फिर जब हॉस्टल में रहे, एक पीछे बेड के पीछे एक बकेट मतलब बॉक्स था, उसी में बुक रहता था। बाथरूम के लिए अगर आपको लगता है तो एक बकेट में बेड के नीचे रख के उसी में करके, एक मेरी बुआ थी वहाँ पे जो हाउसकीपिंग का काम करती थी। वो आदिवासी थी। वो मेरे लिए अपने घर से रोटी बना के लाना, वो शौचालय का जो भी चीज़ नीचे डब्बा में रहता था उसको फेंकना, उसके बाद मेरा जो भी नहाना है, जो भी करना है वो ही करती थी। मतलब दूसरी माँ के जैसा मेरा परवरिश की वो। उसके बाद मेरा पैर ठीक हुआ, एग्ज़ाम देने गए और उस बीच में मैंने अपना मौका का भरपूर फ़ायदा उठाया। डिप्रेशन भी अंदर से होता था, ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ है, और दोस्त लोग कहीं हीन भावना से तो नहीं देख रहा है कि नीचे ही सब कुछ रहता है बोल के घृणा की वजह से नहीं आते हैं, बहुत सारा चीज़ सोच आता था। रोते भी थे, कभी लगता था पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ हैं, ज़िंदगी कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है, इस टाइप का। लेकिन बस ये था कि पढ़ना तो हमको है, पढ़ाई को चाहे हम 4 साल में ख़त्म करें या 8 साल में, सिलेबस हमको उतना ही कंप्लीट करना है, तो क्यों ना हम उसी समय उसको कंप्लीट करें।
मैंने जो सब्जेक्ट मेरा सबसे टफ था, उसको मैंने आसान बना दिया और फर्स्ट ईयर में मेरा सबसे ज़्यादा अगर नंबर आया था, तो उसी में। ऐसे करके मेरा 4th ईयर कंप्लीट हुआ, जो कॉलेज की टॉप फेल्यूर लिस्ट में थी, वो कॉलेज की टॉप पास वाले लिस्ट में आ गई। मैं जब पटना आई, उसके बाद जब मैं रेलवे में जॉब कर रही थी, तो मेरे घर का जो फाइनेंशियल कंडीशन था, वो थोड़ा सुधरने लगा था। माँ जो मेरे लिए कर्ज़ ली हुई थी, लोन उसका भरपाई होने लगा। दूसरी चीज़ कि मेरा एक अलग रेपुटेशन बन गया मेरे फैमिली में। मेरा और मेरी माँ का या फिर मेरे भाई का, मेरे हाथ जले हुए थे, पढ़ना मुझको पसंद नहीं था और अगर कोई जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज़ को आप किसी को समझा रहे हैं, तो जो नहीं समझने वाला एक बच्चा होता है, जो नालायक होता है घर का, वो टैग था मेरे ऊपर। मतलब अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो वो एग्ज़ाम्पल है नैना, ठीक है? कि उसके जैसा ही बन जाओगे। कुछ दिन ऐसे भी मतलब ज़िंदगी में आए जब कभी खाने को नहीं मिलता था और भूखे सो जाते थे हम लोग। लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। तो माँ बहुत प्राउड फ़ील करती थी कि मेरी बच्ची इस लेवल में आ गई है कि अब हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि उसका हाथ जला हुआ है और कहाँ शादी करवाना है, कैसे करवाना है या फिर लाइफ़ में वो क्या करेगी। मेरी पोस्टिंग फिर से रूरल एरिया में हुई। मैं वहाँ गई और वहाँ फिर मेरी जॉइनिंग हुई। मैंने जॉब जब स्टार्ट किया तो जिस कम्युनिटी में मेरा जॉब था अ, मेरे हस्बैंड की पहली मुलाकात मेरी वहीं हुई। ऑफ़िस वाले कुछ लोग ही थे, जो लोग मेरे पीछे पड़ गए। वो लोग बोलते थे कि मैम शादी कीजिएगा, तो मेरा ये कहना था कि शादी तो करूँगी लेकिन मेरे साथ ही कुछ कंडीशन है और मतलब मेरे लिए कोई बाउंड्री नहीं है, जात-पात ये सब चीज़ से रिलेटेड बस मुझे लड़का अच्छा चाहिए। अगर वैसा कोई है जो कि मेरा केयर कर सके, तो मैं करने के लिए तैयार थी क्योंकि मुझे पता था कि एक लाइफ़ पार्टनर अगर ज़िंदगी में सही ना मिले, तो कितना तकलीफ़ होता है। मैं शुरू से ही देखते आई थी। मैंने अपने घर में इस बात को रखा था। फिर जो हमारे ऑफ़िस के स्टाफ़्स थे, वो लोग भी माँ को बोले कि लड़का अच्छा है लेकिन हमसे अपर कास्ट में थे। फैमिली लोग एक्सेप्ट किए। मेरे फैमिली वालों ने फिर शादी करवाई। उ उसमें भी एक कंडीशन आया था कि मेरे हस्बैंड मेरे शादी से पहले ही बहुत ज़्यादा, बहुत भयानक तरह से बीमार पड़े थे और उस समय इवन कि मैं बोलूँ तो मर के ही बचे थे। शादी का डेट निकल चुका था, उनका ब्लड लेवल पूरा डाउन था और वो करीब एम्स में उनको एडमिट करना पड़ा। 3 से 4 यूनिट उनको ब्लड चढ़ाना पड़ा। शादी के दिन तक उनका एक तरफ ट्रीटमेंट चलता था, तो दूसरी तरफ शादी का जो हम लोगों का रिवाज होता था, वो हो रहा था। जैसे मेरी शादी हुई, तो उस समय से मतलब सब कुछ एकदम सामान्य रूप का हो गया और मैं अभी बहुत ही खुश हूँ अपने परिवार के साथ। लेकिन मेरा जर्नी मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी अपनी जर्नी को रोक पाऊँगी। मैं महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, जब आप अपना मदद खुद नहीं कर पाइएगा, तो अगला कोई बढ़ के आपका मदद करने कभी नहीं आएगा। क्योंकि ईश्वर को भी अपना बदला लेने के लिए उन्हें खुद अवतार लेना पड़ा था। आप तो इंसान हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ आपको अर्निंग चाहिए, लाइफ में कुछ करना है, अचीवमेंट करना है, अगर फीमेल है, तो बेचारी मत बनिए। आप अपने सिचुएशन से लड़िए, अगर लड़िएगा किसी चीज़ को आप अगर अचीव करना चाहते हैं, तो उस ड्रीम को अचीव करने में आप अपना 100% लगा दीजिए, ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाह रहे हैं और वो चीज़ आपको ना मिले, आपकी चाह ही आपकी राह होगी। मैं जो स्टॉक का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उस लेवल से यहाँ तक ये लोग पहुँचाए और जो भी हमारी जो कम्युनिटी में जो महिलाएँ हैं या फिर वैसी महिलाएँ जो जिनका कोई सपोर्ट ही नहीं है, जो कुछ सोच ही नहीं पा रही है कि उनको फ्यूचर में करना क्या है। तो आप लोग एक बार कदम तो उठाइए, जोश बढ़ाने के लिए आपके साथ अगर कोई और नहीं समाज में तो जोश टॉक ज़रूर है। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है? हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता,
कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।